हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला स्टडी यूनिक पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो नंबर सिस्टम पूरा हो गया था पिछली क्लास में, सायकालीन क्लास में। अब हम लेस एम एस से शुरू करेंगे और लेस एम एस की जो आज की आपकी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए इसका आप बहुत गौर से ध्यान करोगे और गौर से पढ़ोगे। LCM and HCF लेस है मस। हमने जो नंबर सिस्टम की क्लास थी अपनी, उस नंबर सिस्टम की क्लास में हमने बहुत कुछ लेस एम एस के बारे में किया था। उसी को हम वहाँ से लेकर चलते हैं। वहाँ पे कुछ बातें की थी हमने। वहाँ पे बातें क्या की थी हमने, दरअसल उन बातों पे गौर करना। हमने बातें की थी कि हमने 2 अंक लिए थे, 8 और 12। हमने इस साइड में जो ऐसी संख्याएं लिखी थी जिन संख्याओं का इस 8 में भाग जाता हो, ऐसी संख्याएं हमने इस साइड में लिखी थी। तो वो संख्याएं है जैसे 1, 2, 8 के लिए 4 और 8। 8 के लिए हो गई 1, 2, 4 और स्वयं 8, यह संख्या है। 12 के लिए हम बात करते हैं तो 12 में भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और स्वयं 12 का भी जाएगा। ये हमारे पास संख्या है। इन संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है, इन संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है। इतना आप गौर रखो। यानी ये इसके क्या है, गुणनखंड है, ये इसके क्या है, फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे एक तो इनका नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे गुणनखंड, इंग्लिश में जिन्हें बोलते हैं फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। ये तो इनका मान गया है। फैक्टर को ऊपर लिख देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं या इधर लिख देता हूँ फैक्टर। ये हमारे पास मान हो गए। ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है, यानी ये इसके गुणनखंड है, ये इसके गुणनखंड है। अब इधर चलते हमने बात की थी, क्या थे इधर, गुणज। गुणज में जो 8 के टेबल में जो संख्याएं आ रही है वो गुणज है। तो जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिकी 48, 8 सात 56, 8 8 64। ऐसे ऐसे आगे ये चलते जाएंगे। इसी तरीके से इधर बात करते हैं हम, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छिकी 72, 12 सात 84 और आगे ऐसे आगे ये संख्या ये चलती रहती है। ये संख्याएं आगे इधर चलती रहती है और ये संख्याएं इधर आगे चलती रहती है, इस प्रकार से। यानी इन संख्याओं का, इस 8 का भाग इन सभी में जाता है, इस 12 का भाग इन सभी में जाता है और इधर इन सभी का भाग इसमें जाता है, ऐसा है। तो इनको हमने क्या बोला था, पहला शब्द दिया था हमने इसको गुणज। क्या नाम दिया था, गुणज। गुणज नाम दिया था। इसको हमने मल्टीपल भी बोला था, मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल भी बोला था। और क्या क्या हमने इसको बोला था, देखो हमारे पास जो हम लेस है में से लिखते हैं तो उनमें आता है, जैसे मान लो महत्तम,
समापवर्तक या महत्तम समापवर्ती यानी यह महत्तम समापवर्तक है या महत्तम समापवर्ती। यह लघुतम समापवर्तक है या फिर लघुतम समापवर्ती है। क्या ये शब्द सही है या ये शब्द सही है? ये शब्द सही या ये शब्द सही है या फिर चारों ही शब्द सही है? हम चाहे जो इनको बोल सकते हैं चारों ही सही है, ऐसा तो शायद हो नहीं सकता चारों सही हो। इनका दोनों का कुछ अलग अलग मान होगा। तो देखो हमें इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो भाज्य कहलाती है, जिस संख्या में भाग देते हैं, और जिस संख्या का भाग देते हैं वो कहलाती है भाजक। ये भाजक ये भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक और जिसमें भाग देंगे वो भाज्य कहलाती है। तो ये भाजक, इन सभी संख्याओं का इनमें भाग लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? भाजक। अब भाजक से देखो, भाजक से हमने दो शब्द आते हैं हमारे पास, अपवर्तक और एक आता है अपवर्त्य। इन शब्दों से हमारे को मालूम पड़ेगा कौन समापवर्त्य है और कौन समा अपवर्तक है। ये देखो समा अपवर्तक है और यहाँ पे देखो हमने लिखा भाजक, यानी ये वाला क और ये वाला क, दोनों में लास्ट में वर्तनी अक्षर आ रहे क, अक अक अक, दोनों एक ही साइड में आएंगे। यानी आपने यदि इधर भाजक लिया है तो आपका इधर क्या आएगा? अपवर्तक भी इधर ही आएगा, तो ये अपवर्तक है। ये क्या आपका गुणनखंड भी है, गुणनखंड है, और इसे आप फैक्टर भी बोलते हैं। चलो ठीक है, फैक्टर में ऊपर लिख देता हूँ फैक्टर। फिर इधर हम चले तो इनको गुणज बोल देते हैं। फिर देखो जो हम समापवर्ती बोलते हैं, समापवर्ती बोलते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है, इसमें भी लास्ट में ये आ रहा है। इसका मतलब जिधर भाज्य जाएगा उधर ही समापवर्ती जाएगा, जिधर क्या जाएगा? भाज्य जाएगा उधर ही समापवर्ती जाएगा। तो इसे आप भाज्य भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? भाज्य भी बोल सकते हो और समापवर्ती भी बोल सकते हो, यानी अपवर्ती, इसको अपवर्ती भी बोल सकते हो। समापवर्ती नहीं, अपवर्ती। क्या बोल सकते हैं? अपवर्ती। यहाँ पे हम लिखे अपवर्ती, तो इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अपवर्ती और भाज्य दोनों एक साइड में जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो गुणज, भाज्य, अपवर्ती, और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं मल्टीपल। क्या बोल देते हैं? मल्टीपल। तो गुणज हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, अपवर्त्य हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। इधर भाजक हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा और फैक्टर हो जाएगा। पहले तो ये आपको हमारे को मालूम होना चाहिए क्या तो अपवर्त्य है, तो इधर तो लगेगा हमारे अपवर्तक और इधर वाला लगेगा अपवर्त्य। यानी जिस संख्या में भाग लग रहा है वो तो जो गुणज की तरफ आ रहा है, जो भाज्य है वो तो अपवर्त्य है, और जिधर जिन संख्याओं का भाग लग रहा है संख्याओं में, उनका क्या हो? अपवर्तक कहलाता है। यह बात तो अपनी यहाँ तक क्लियर हो गई। ये तो क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से हम चलते हैं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? इनमें एक कॉमन आ रहा है। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? इनमें दो कॉमन आ रहा है। और इनमें क्या कॉमन आ रहा है? चार कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? चार कॉमन आ रहा है।
4 के आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आगे कॉमन आ रही हो, यानी इनमें क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। जो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसके बाद में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो आप इस 8 और 12 को उठाकर देख लो, इसको यदि आप यहाँ पे नहीं रखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इधर ये 8 और 12 है। तो ये देखो, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 है। जी, जो ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है, जिसका भाग 8 में भी जाता है और जिसका भाग 12 में भी पूरी पूरी बार जाता है। यह 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 8 में भी पूरी पूरी बार जाता है और 12 में भी जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम, कॉमन फैक्टर। ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर, और ये भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन कैसा कॉमन फैक्टर, HCF वाला, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे GCF भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसे क्या बोल सकते हैं, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम क्या हो गया, महत्तम समान अपवर्तक। देखो कैसे, महत्तम का मतलब H हो गया हायर, कॉमन का मतलब समान हो गया, कॉमन का मतलब क्या हो गया, समान हो गया, इसका H हो गया, और इसका अपवर्तक का क्या हो गया, F हो गया, फैक्टर। इसलिए महत्तम समान अपवर्तक भी बोल सकते हो आप इसको, महत्तम समान भाजक भी बोल सकते हो, महत्तम समान गुणनखंड भी बोल सकते हो। तो इनका मान जैसे हमने नाम लिखा तो क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, ये इसका नाम हो गया। तो ये तो है महत्तम समापवर्तक। अब इधर चलते हैं, तो इधर भी देखो, हम देखते हैं इधर कौन सी ऐसी संख्या है 8 मिल नहीं रही है, 12 मिल नहीं रही है, 16 मिल नहीं रही है, 24 मिल रही है। पहली ऐसी संख्या है 24 जो हमारे को दोनों में मिल रही है। तो ये क्या है, कॉमन, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और इधर क्या लगना है, मल्टीपल है, इसका मतलब L, कॉमन मल्टीपल हो गया। आगे कौन सी मिल जाएगी, इसमें 48 मिल जाएगी, यह कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 8 9 72, तो यहाँ पे 72 भी इन दोनों में मिल जाएंगे। तो ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल। अब इधर ध्यान दो आप, इधर वाले तो क्या है, देखो आपको कहा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ये जो कॉमन फैक्टर है या गुणनखंड है या अपवर्तक है या भाजक है, ये तो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, देखो थोड़ी मात्रा में। और इधर कहा जाए गुणज, भाज्य, अपवर्त्य, मल्टीपल, ये क्या, ये अनंत मात्रा में। इसको आगे जितना आप 8 से गुणा करते चलोगे वैसे वैसे संख्याएं आगे आती जाएगी, इधर 12 से गुणा करते चलोगे वैसे वैसे संख्याएं आती जाएगी। तो इधर तो क्या है, ये गुणज, भाज्य, अपवर्त्य सब क्या है, अनंत है। इधर वाले सब अनंत तक जा सकते हैं, अनंत प्राप्त हो सकते हैं हमारे को। और इधर वाले क्या है, हमारे को लिमिट में प्राप्त होते हैं। इसलिए इधर लिया हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर यदि हम कहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लो, तो इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे को प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि इधर इतनी संख्याएं है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अनंत तक ये संख्याएं जा सकती है, अनंत इनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं। इसलिए इधर हाईएस्ट की कल्पना नहीं कर सकते और इधर हम हाईएस्ट निकाल सकते हैं। इसलिए इसको बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरी पूरी बार भाग जाता है। ये क्या है, छोटे से छोटा है, इसलिए इसको बोल दिया LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दिया इसको। और ये जो 24 है, 24 ऐसी संख्या है 24 जिसमें 8 का भी भाग पूरी पूरी बार जाता है और जिसमें 12 का भी भाग पूरी पूरी बार जाता है, यानी यह दोनों से विभाजित होता है।
क्या होता है, ये दोनों से विभाजित होता है। हमें क्या कहा जाता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालते तो हम सोचते हैं बड़ी से बड़ी का नाम लिया तो हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, और छोटी से छोटी का नाम लिया तो हमें एलसीएम निकाल ले। ऐसा नहीं होता है। कई बार बड़ी से बड़ी पूछ कर भी हमारे को एलसीएम निकालना पड़ जाता है, और कई बार छोटी से छोटी पूछ कर भी हमारे को एचसीएफ निकालना पड़ जाता है। ऐसी मजबूरी भी हो जाती है। उसमें हमारा कन्फर्म क्या है, पहले तो ये देखो इसका नाम क्या है, लघुत्तम समान अपवर्त्य, यानी एलसीएम लोरेस्ट कॉमन यानी समान, और मल्टीपल यानी अपवर्त्य। अब इसको क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य हो गया इसका नाम। लोरेस्ट कॉमन मल्टीपल का लघुत्तम समापवर्त्य हो गया, तो ये ध्यान रखना। फिर हम देखो इधर देखो, इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ये क्या होता है, एलसीएम विभाजित होता है। तो इस शब्द से ध्यान रखना, हमें विभाजित होता है तो हमें एलसीएम निकालना है। और इधर देखो विभाजित करता है, इसका भाग इसमें जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, विभाजित करता है। यानी जो विभाजित हो रहा है इसका मतलब तो हमें एलसीएम निकालना है, और जब विभाजित करता है वो संख्या निकालनी है तो हमें उसका मान एचसीएफ निकालना है, क्यों, एचसीएफ इनको विभाजित करता है और एलसीएम इनको इनसे विभाजित हो रहा है। तो ये तो वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो रही है, यानी इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, ये भाज्य है इन दोनों संख्याओं के लिए। और ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, तो ये तो विभाजित करता है या करती है एचसीएफ तो, और एलसीएम विभाजित होता है, एलसीएम विभाजित होता है। अब चलो देखो इतना लिख लिया, इसके बाद में हमारे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होने के कारण हम इनको थोड़ा सफाई कर देते हैं। विभाजित करता है, विभाजित होता है, ये ध्यान रखना। ये तो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम हमारे पास, ये ध्यान रखना, विभाजित करता है, और ये ध्यान रखना विभाजित होता है, विभाजित होता है। ये विभाजित करता है, ये विभाजित होता है, ये। अब देखो हमें करना क्या है कि देखो यहाँ पे ध्यान दो कि इन दोनों, इसका भाग मत्स्य का भाग या इस 4 का भाग 8 में जा रहा है, 8 का भाग 12 में जा रहा है, इस 4 का भाग 12 में जा रहा है और 12 का भाग 24 में जा रहा है। सॉरी, इस 4 का भाग 8 में जा रहा है, 8 का भाग 24 में जा रहा है, इस 4 का भाग 12 में जा रहा है, 12 का भाग 24 में जा रहा है। यदि ऐसा है कि इस संख्या का भाग इसमें जा रहा है, इस संख्या का भाग इसमें जा रहा है, तो इस संख्या का भाग डायरेक्टली भी इसमें जाएगा। होता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसा है कि इस संख्या का भाग इसमें जा रहा है, इस संख्या का भाग इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या का डायरेक्ट इसमें भाग जाएगा। और ऐसा ही यदि इस संख्या का भाग इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, तो इस संख्या का डायरेक्ट इसमें भाग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका एचसीएफ है वो एलसीएम को क्या करता है, विभाजित करता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोट लगाकर आप लिखोगे, नोट एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित करता है। एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित करता है।
यह इसका उल्टा लिखा हुआ आ सकता है, LCM सदैव HCF से विभाजित होता है। LCM सदैव HCF से विभाजित होता है। एक ही चीज देखो, यहाँ पे HCF सदैव LCM को विभाजित करता है, LCM को विभाजित कर रहा है, और उसका उल्टा लिखेंगे LCM सदैव HCF से विभाजित होता है, एक ही बात है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि किन्हीं दो संख्याओं का, या कितनी भी हो सकती है संख्याओं का HCF 11 है, महत्तम समापवर्तक 11 है, तो LCM होगा, LCM तो उन संख्याओं का LCM होगा। क्या होगा LCM? नीचे जो अवय शब्द में जो मैं बता रहा हूँ आपको, उनमें से क्या होगा हमें अंदाजा लगाना है। क्या पहला है इसमें 81, दूसरा इसमें 45, तीसरा है 108, और जो चौथा D है वो आपका 99। वो क्या आपका 99 है। ऐसा हमारे पास ये मान आ गया। तो हमें देखना है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HCF सदैव LCM को विभाजित करता है, यानी HCF का भाग मत्स्य का भाग लस्य में जाएगा, मत्स्य का भाग लस्य में जाएगा। तो देखो इस 11 का भाग 81 में जाता है क्या? देखिए 81/11 नहीं जाता। पूर्णतः विभाजित करने की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, HCF सदैव LCM को पूर्णतः विभाजित करता है। विभाजित करता है मतलब यानी पूर्णतः करता है, यह ध्यान रखना। तो नहीं जा रहा है। 45 में 11 का भाग देंगे तो ये भी पूर्णतः नहीं जा रहा है। 108 में 11 का भाग देंगे, ये भी पूर्णतः नहीं जा रहा है। तो अब रहा क्या? 99 में यदि 11 का भाग देंगे तो 11 9 99, यानी इनका इसका पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, और 11 का भाग इस 99 में जा रहा है, इसलिए ये 99 इसका ऑप्शन होगा। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 11 है तो LCM होगा, या उनका LCM होगा ऐसा। तो इनमें भाग नहीं जा रहा है 11 का, और 99 में जा रहा है, इसलिए उसका LCM 99 हो सकता है, और होगा ही 99। इनमें से कोई नहीं होगा, 99 होगा ऐसा। एक क्वेश्चन तो ये ऐसे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा भी हो सकता है, किन्हीं दो संख्याओं का LCM 99 है तो HCF होगा। वही क्वेश्चन मैंने घुमाया, तो HCF होगा। HCF क्या हो सकता है उसका, यदि LCM 99 है तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया 8, बी ऑप्शन दिया 12, सी ऑप्शन दिया 18, और डी ऑप्शन दे दिया उसने 11। तो इन ऑप्शनों में से LCM में किसी का भाग जाता है पूरी बार, वही उसका क्या है HCF होगा, क्योंकि HCF का LCM भाग देता है। इसने कहा LCM ये है तो HCF क्या होगा, 8 का पूरी भाग 99 में भाग नहीं जाता है, 12 का पूरी बार भाग 99 में नहीं जाता है, 18 का पूरी बार भाग 99 में नहीं जाता है, 11 का भाग 99 में पूरी बार जाता है, तो ये 11 सही होगा।
इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है और उसको हमें इस प्रकार से हल करना होगा। ठीक है, तो नोट नंबर 1 ये हो गया, इसके साथ ये क्वेश्चन करा दिया हमने 1 नंबर नोट के साथ। अब 2 नंबर नोट में हम लिख सकते हैं, यही ऊपर वाली बात ही लिख सकते हो, इसमें 1 नंबर में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इसी में ए लगा दोगे, HCF सदैव विभाजित करता है, और बी है LCM सदैव विभाजित होता है। यह ध्यान रखना, जहाँ विभाजित होता है शब्द आ गया, इसका मतलब LCM निकालना है। जहाँ विभाजित करता है शब्द आ गया, वहाँ पे हमें HCF निकालना है। ये हमारे पास आ गया। अब आगे हम जो करना चाह रहे हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये संख्या है, क्या हो गई, 4 गुना 2 हो गई 8 हो गए, और ये संख्या हो गई 4 गुना 3, क्या हो गई 4 3 12 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लो, इनको हमने दोनों संख्या ही मान लो यहाँ पे 8 और 12 ले लिया, इनको काटा तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, संख्याओं को काटने पर हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखो हम ये संख्याएं लेते हैं, 4 गुना 2 अनुपात 4 गुना 3, कट गया 4 से 4 और हमारे को क्या मान प्राप्त हुआ, 2 अनुपात 3। संख्याओं का अनुपात जो यहाँ पे था वही यहाँ पे प्राप्त हो गया। लेकिन जो हमने काटा वो क्या काट दिया, जो हमने काटा यहाँ पे दोनों में काटा, वो क्या काटा, दोनों में कॉमन था वो काट दिया, और वो क्या था, कॉमन फैक्टर था। दोनों में क्या था, कॉमन फैक्टर था। क्या था, कॉमन फैक्टर था दोनों में। और कैसा कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था दोनों में, जो हमने काट दिया दोनों से, जो हमने दोनों से क्या कर दिया, काट दिया। ऐसा है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और लिखना चाह सकते, क्वेश्चन लिख सकते हो कि किन्हीं संख्याओं का HCF y की घात 3 है, तो उनका LCM होगा। यानी HCF क्या है, x की घात 3 है, तो उनका LCM क्या होगा। मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। दूसरा लिख रहा हूँ XY Z। तीसरा लिख रहा हूँ x स्क्वायर y क्यूब z। और चौथा लिख रहा हूँ डी जो ऑप्शन है वो लिख रहा हूँ x क्यूब y z, x क्यूब y z, ऐसा लिख दिया हमने। इनमें से हमें पता लगाना है कि जिस किन्हीं संख्याओं का HCF यदि x क्यूब है तो उनका LCM क्या होगा इनमें से। तो हमने कहा अभी ऊपर कि HCF LCM को सदैव विभाजित करता है। ये सभी LCM ऐसे मानकर चलो, लेकिन इनमें से हमारी जो संख्या का LCM है जो दी गई है उनमें से इनमें से एक ही LCM होगा जो है जो। तो इनमें भाग देकर देखते हैं। देखिए तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में हमने x क्यूब का भाग दे दिया, ठीक है। भाग x बच गया, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, x की घात 1 बच गई। इसका मतलब ये तो इसका LCM नहीं हो सकता क्योंकि HCF LCM को पूर्णतः विभाजित करता है। और यहाँ पे नीचे हमारे पास संख्या बच गई और हमने कहा था यदि नीचे संख्या बचती है नंबर सिस्टम में तो वो पूर्णतः उसे विभाजित नहीं करती है। नीचे संख्या एकदम बराबर हो जाए या नीचे एक बचे कटकर
तभी वो उसे पूर्णतः विभाजित करता है ऊपर वाली संख्या को। तो यहाँ पे तो ये इसका एलसीएम नहीं है। फिर दूसरा हम ले, जो हमने बी बताया वह अक्ष वाई जेड, इसमें अक्ष क्यूब का भाग दे तो एक अक्ष एक्स एक्स किया, नीचे अक्ष स्क्वायर बच गया। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, यानी एलसीएम ये भी नहीं है। अब हमने सी वाला लिया, सी वाला अक्ष स्क्वायर वाई क्यूब जेड बटा अक्ष क्यूब, तो भाग दिया एसीएफ का तो अक्ष बच गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। यानी चौथा हो सकता है, तो भाग देकर देख लो चौथा है क्या, अक्ष क्यूब वाई जेड बटा अक्ष क्यूब, यानी अक्ष क्यूब से अक्ष क्यूब कैंसिल, और हमारा जो नीचे यदि एक बच गया, एक आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, सही है। ऐसा हमें करना है, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आओ, इधर हमने यहाँ पे क्या काटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काट दिया, यानी में से काट दिया, इनमें से क्या काट दिया, में से काट दिया, यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो रही थी, में से गुणा हो रही थी, जैसे यहाँ पे हो रही है, में से गुणा हो रही थी, ऐसा ही है। तो देखो हमारे पास यदि कोई क्वेश्चन आए, इसी का क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का HCF 4 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। अब गौर करो इस बात पे, इसने क्या कहा है, देखो ऐसा डायग्राम बनाओ, यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा ऐसा। यहाँ पे तो 4 तो क्या है, HCF है, ये तो क्या है, HCF है, इसकी तरह हमने बना दिया। और यहाँ पे पहली संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, 2:3 में ये दोनों है। तो हमें ये दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इस अनुपात को इससे गुणा करने पर ये संख्या आएगी ना। तो 2 × 4 बराबर पहली संख्या 8, और 3 × 4 बराबर दूसरी संख्या 12, दोनों संख्या आ गई। यदि अगला ऐसा कहता छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ जाता। यदि यह कहता बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 2 को अनुपातों में से बड़े से गुणा करने पर बड़ी संख्या 12 आ जाती। काटा तो हमने कॉमन फैक्टरी तो था दोनों में से, HCF तो दोनों में से काटा था, HCF से गुणा करेंगे दोनों अनुपातों को तो दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। एक पहली संख्या से HCF को गुणा करेंगे पहले अनुपात से तो पहली संख्या प्राप्त होगी, और दूसरे अनुपात से HCF को गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। वही हमारे पास से प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना। अब ठीक है, आगे ध्यान दो। आगे क्या है, देखो कि यदि इस संख्या का भाग इसमें जाता है, इस संख्या का इसमें जाता, तो इसका डायरेक्ट इसमें जाएगा, यानी 4 का भाग 24 में जाएगा, 4 का भाग 24 में जाएगा। कहने का मतलब ये है। और यदि हमें इन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और में दिया गया हो, और यदि उनका लस्य ज्ञात करवाया जाए, तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का अनुपात 2:3 है, और हमने में से गुणा पहली से संख्या का अनुपात इंटू दूसरी संख्या का अनुपात, और 4 दूनी 8, 8 3 24, ऐसा हमारे पास है।
प्राप्त हो सकता है। तो यदि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन है दो संख्याओं का में से यानी HCF 4 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो LCM ज्ञात करो। यानी उनका महत्तम समापत्ति यह अनुपात उनका 2:3 है, तो उनका LCM ज्ञात करो। डायग्राम हमारे को वैसा ही बनाना है। LCM तो हमारे पास ये है और पहली संख्या हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। 2:3 है, हमें निकालना है सीधा LCM, यानी ये निकालना है। तो हमें तो सीधा निकालना है, दोनों संख्याओं के अनुपातों को गुणा करो। पहली संख्या का अनुपात इंटू दूसरी संख्या का अनुपात इंटू में से, पहली संख्या का अनुपात इंटू दूसरी संख्या का अनुपात इंटू में से बराबर LCM। इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये इसका LCM आ गया। यानी दोनों तो अनुपातों को गुणा करके यदि HCF से आप उसे गुणा करते हो तो हमारे पास LCM आ जाएगा। दोनों संख्याओं के अनुपातों के गुणनफल को HCF से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कहा जाए कि हमारे पास ये 24 है, इनका LCM, तो आगे यदि हम इसका LCM प्राप्त करें तो आगे कौन सा प्राप्त होगा, इस 24 के फाड़े में चलते जाओ, 24 दूना 48 प्राप्त होगा, 24 3 72 प्राप्त होगा। ये देख लो 24 दूना 48, ये देखो 48 प्राप्त हो रहा था, 24 3 72, ये देखो 72 भी सभी में मिल रहा है, 24 चौक 96 में भी दोनों में मिलेगा, 24 पंजे 120 भी दोनों में मिलेगा। तो इस प्रकार से आगे मिलेगा, लेकिन ये लोवेस्ट ये है, इसलिए हमने इसको 24 को लिया। और इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये हमारे पास हल करने का तरीका। यदि इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाए, एक बार देखो हम इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए, ऐसा क्वेश्चन जो हमने किया, इस क्वेश्चन को हम यदि समझने के तौर पर बनाए तो क्या हो सकता है उसका। दो संख्याओं का में से Z है, दो संख्याओं का में से क्या है, Z है, और उनका अनुपात x अनुपात y है। दो संख्याओं का में से Z है, उनका अनुपात x अनुपात y है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। हम संख्याएं भी ज्ञात कर लेंगे और उनका LCM भी ज्ञात कर लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ हमारे यहाँ पे क्या आता है, HCF आता है, तो HCF यहाँ पे Z है। यहाँ से इधर चलेंगे तो हमारे को पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से इधर चलेंगे तो हमारे को दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कब, पहली का अनुपात x है और दूसरी का अनुपात y है, तो x को Z को x से गुणा करेंगे तो XZ प्राप्त हो जाएगी पहली संख्या, Z को y से गुणा करेंगे तो YZ प्राप्त हो जाएगी दूसरी संख्या। ये और हमारे को यदि LCM प्राप्त करना है तो पहला अनुपात इंटू दूसरा अनुपात इंटू HCF बराबर XYZ। देख लो इन दोनों में LCM में इन दोनों का भाग जाना चाहिए, तो देखो x और z कट जाएगा, y बच जाएगा, और y और z का भाग देंगे तो YZ कट जाएगा, x बच जाएगा। यानी ये संख्या इन दोनों से विभाजित है, LCM है इनका। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत कुछ है अपने आगे काम आने वाला, और आएंगे काम, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे इनके द्वारा हमारे पास हल, इसलिए इनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे इधर क्वेश्चन बताए थे 2-3, उनमें से परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे और इनमें से भी पूछे हुए क्वेश्चन है जो हमने बताए इधर। तो ये ध्यान रखना है, ये पूरा आपका फंडा
फंडामेंटल है, ये पूरा आधार है एलसीएम एचसीएफ का। यदि आपने ये समझ लिया, इसका मतलब आपने एलसीएम एचसीएफ की पूरी भावना समझ ली और उसको आपने क्या कर लिया, अच्छी तरह से उसका विवरण अपने अंदर आत्मसात कर दिया, उसको अच्छी तरह याद कर लिया आपने, ये मान लो। तो ये आज की क्लास में इतना ही, और हम सांझ की क्लास में एलसीएम एचसीएम आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।